Hello students, today we are going to start a new unit that is atoms and nuclei. This is consists of two parts, atoms and nuclei. So first we'll start chapter number 12, that is atoms. So first we are going to start chapter number 12, that is atoms. So atom is not a new word to you. We have also studied this topic before in previous classes. And with regard to atoms, there are different scientists, there are different theories जिसमें एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया. उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. वी विल क्विकली फिनिश इट एंड देन विल कम टू even more important models of atom. Rutherford model, nuclear model of atom, then Bohr model of atom. Actually, this is because at the time of around 1897, the discovery of electron was made. Electron was discovered by J.J. Thomson. We know that electron are negatively charged particles, and these were discovered by J.J. Thomson. Because before J.J. Thomson, there was a scientist Dalton who has given Dalton atomic theory, जिसने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जो मतलब आप कह सकते हो कि सबसे फंडामेंटल है. और इस बात को गलत प्रूफ कर दिया था J.J. थॉमसन ने, क्योंकि उन्होंने एटम के अंदर एटम से भी छोटा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था. और इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन एंड उन्होंने ही एक मॉडल ऑफ एटम जो सजेस्ट किया था, उसके अंदर हम बात करते हैं. व्हाट डज दिस मॉडल ऑफ एटम सेज दैट with what we call as J.J. Thomson model of atom. Thomson's plum pudding model of atom. J.J. Thomson in his plum pudding model of atom says that atom consists of, जो atom होता है वो एक positively charged sphere है. It consists of positively charged sphere according to plum pudding model of atom of J.J. Thomson. The atom is a positively small, very small positively charged sphere जिस पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, जिसके अंदर जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किया था, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, these negatively charged electrons are embedded. Okay, these are negatively charged electrons, and these electrons are embedded in the positively charged sphere of atom. एटम के पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसी तरीके से एम्बेडेड होते हैं जिस तरीके से एक आप कह सकते हैं वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, या फिर किसी पुडिंग में रेजिन्स एम्बेडेड होती है. ठीक है, जिस तरीके से मतलब किसी बिस्किट या पुडिंग्स होती हैं, क्रिसमस पुडिंग्स, उसके अंदर आप क्या देखते हो, रेजिन्स एम्बेडेड देखते हो, या फिर आप वाटरमेलन के अंदर आप उसके जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड देखते हो. उसी तरीके से एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. ऐसा मानना था J.J. थॉमसन का. लेकिन ये मॉडल जो उन्होंने 1897 के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद दिया, वो लगभग 1912 या 1913 में गलत प्रूफ हो गया. क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड, उनकी जो एक्सपेरिमेंट थे वो कुछ और बता रहे थे. तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें काफी कुछ नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक तो थिन गोल्ड फॉइल है जो यूज में लाई गई होगी, और अल्फा स्कैटरिंग जो है उसके अंदर आप क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनका उन्होंने यूज किया था. अब what does this alpha scattering thin gold foil experiment consist of? It is also known by the
researchers who were working under रदरफोर्ड, जाइगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, दो रिसर्चर जो इन साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे, उनके नाम से भी इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। जाइगर developed a technique of counting the alpha particles, where Marsden developed a technique for making very very thin gold foils. Okay, so these two scientists were working under the guidance of Rutherford. So Rutherford alpha scattering experiment, how the apparatus is, it consists of a lead box. lead box क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि lead box की एक स्पेशलिटी होती है, lead की एक स्पेशलिटी होती है, ये ऐसा मेटल है जो इतना हैवी होता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने अंदर से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल या कोई भी और रेडिएशन जो किसी रेडियो एक्टिव सोर्स में से निकलती हैं, जो कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है, कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है अगर वैसे किसी को एक्सपोज हो जाए, तो इसलिए उसको लेड बॉक्स में रखा जाता है रेडियो एक्टिव सोर्स को, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, एटम्स इतने टाइटली पैक्ड है कि जो ये अल्फा पार्टिकल और भी तरह के कोई पार्टिकल्स अगर निकलेंगे तो वो लेड बॉक्स के अंदर ही टकरा के कहीं रहकर अंदर ही रह जाएंगे। अब इसमें बिस्मथ 214 या फिर रेडॉन यूज किया है, और सामने आपको एक थिन गोल्ड फाइल दिख रही है और सामने आपको एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन दिख रही है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स लेड बॉक्स की दीवारों से टकराएंगे वो तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इस लेड बॉक्स में जो एक स्लिट है उसमें से निकलेंगे वो गोल्ड फाइल से टकराएंगे और ऐसे जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग अल्फा पार्टिकल जो इसमें से निकल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। अब मान लो ये गोल्ड एटम है, गोल्ड फाइल के अंदर क्या होंगे? गोल्ड एटम होंगे। अब ये अल्फा पार्टिकल है जो निकल गया, ये सीधा ऐसे थोड़ा मुड़ गया, ये थोड़ा और मुड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, ये बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है कि जब थिन गोल्ड फाइल में से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होती है तो क्या देखा जाता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा ही उम्मीद लगाई थी रदरफोर्ड ने कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड फाइल से आर पार निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रोकने के लिए अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या होता है, अभी मैं बता रहा था, हीलियम का न्यूक्लियस, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे हैव मास एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को ज्यादा रिपल्शन का फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मॉडल है जो समय चल रहा था उस समय प्रेवेलेंट था रदरफोर्ड से पहले, कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड होता है। पॉजिटिवली चार्ज जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एटम का, वो पूरे स्फीयर में, एटम के स्फीयर में स्प्रेड होता है। तो अगर वो स्प्रेड होगा तो उसके अंदर उतनी कंसंट्रेशन या आप कह सकते हो उतनी मैसिवनेस नहीं होगी कि वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक सके, और उम्मीद भी यही थी कि सारे अल्फा पार्टिकल्स चले जाएंगे। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फाइल में क्या हो रहे थे, यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी होती है, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन में क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो सेंटिलेशंस पैदा होती हैं, कुछ छोटी छोटी स्पार्किंग जैसा प्रोड्यूस होता है। वो स्पार्किंग्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स सामने आके टकरा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़े और कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापिस ही लौट आए, कुछ थोड़े ज्यादा एंगल पे मुड़े, कुछ वापिस लौट आए। ये बात रदरफोर्ड को इतना हैरान करती है कि उनको ऐसा लगता है कि एक टिश्यू पेपर के ऊपर, अगर एक टिश्यू पेपर के ऊपर एक 5 mm की बुलेट चलाई जाए या 15 mm की बुलेट चलाई जाए और वो टिश्यू पेपर से लौट कर चली जाए, अब टिश्यू पेपर तो बुलेट के आगे क्या एकदम वो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। लेकिन उनके लिए ऐसा ही कुछ था कि उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो इतनी एनर्जी के साथ गोल्ड फाइल को क्रॉस कर रहे हैं, उनको गोल्ड फाइल वापस भेज रही है, और कई बार तो इतना वापस भेज रही है कि वो बिल्कुल ही उसी पाथ पे रिटर्न हो रहे हैं। तो ये चीज कि वो लगभग 180 डिग्री के या बड़े बड़े एंगल से मुड़ रहे हैं, भले ही बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स मुड़ रहे हैं, ये रदरफोर्ड को हैरान करती है कि अल्फा पार्टिकल्स इतने ज्यादा एंगल पे क्यों मुड़ रहे हैं। तो उनको लगा कि जो पहले मॉडल ऑफ एटम है जिसमें मानते हैं कि चार्ज फैला हुआ होता है, वो गलत है। अगर वो फैला हुआ होता तो उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करके वापस मोड़ दे। ठीक है, वो क्लाउड जैसा फैला नहीं हो सकता। वो अल्फा पार्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज एक छोटे से रीजन में, ये वाला मॉडल तो हो गया गलत। उन्होंने ये प्रपोज किया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से रीजन में, एटम में कहीं मान लो सेंटर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने उस सारे चार्ज को फैला हुआ ना मानकर एक छोटे से रीजन में सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना, और उन्होंने उसको वर्ड दिया न्यूक्लियस। उन्होंने वर्ड दिया क्या? न्यूक्लियस। अब
वो ये कहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि एटम की जो ज़्यादातर जगह है वो क्या है, खाली होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे से स्पेस में जगह को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से निकलते होंगे वो रिपल्शन की वजह से, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिपल्शन की वजह से मुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाते हैं। और कुछ तो इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं कि वो बहुत लार्ज एंगल्स में मुड़ते हैं। ठीक है, बहुत लार्ज एंगल्स में। और कुछ वापस लौट आते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो वापस ही लौट आते हैं, मतलब जैसे जाते हैं और वापस वैसे आ जाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं जिसमें हम ये दिखाना चाहें कि जो हमारे पास ग्राफ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ दिखाएं, यहाँ अगर हम दिखाएं थीटा स्कैटरिंग एंगल और डिफ्लेक्टिंग एंगल कि कितने से वो डिफ्लेक्ट हुए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और कितने पार्टिकल्स, तो क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल जाते हैं, तो मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जो कम एंगल्स पे मुड़ रहे हैं, उससे भी कम पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उससे भी कम पार्टिकल्स हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वापस लौट आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ दिखाएं, जैसे कि मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ऐसी करके यहाँ तक 180 डिग्री, तो व्हाट वी कैन सी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे, और 0 डिग्री। सबसे ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए 0 डिग्री पे, तो यानी कि सबसे ज्यादा आपको पीक यहाँ मिलेगी। और जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं, जो स्कैटर हो रहे हैं या इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस की फील्ड की वजह से, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम। यहाँ मान लो अगर 10 की पावर 4 है, तो यहाँ ओनली शायद 1 है। ठीक है, ओनली 1। तो मतलब 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री के एंगल पे मुड़ता है, बट वो 0 नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाते हैं। बाउंस बैक कौन से होते होंगे, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करने जा रहे थे, बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने जा रहे थे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बिल्कुल वापस आ गए। सो ये ग्राफ आपको यहाँ दोबारा दिख रहा है, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड्स के बीच में। अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, वो बता दिया था, उसके ऊपर +2 ही चार्ज है, और हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में 4 टाइम्स मास है। ये लगभग 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल सकता है, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। जाइगर मार्जन एक्सपेरिमेंट में हमने जो अल्फा पार्टिकल्स की रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करी, जो लेड बॉक्स के अंदर रखी हुई थी, वो भी दिस इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एंड थिकनेस जो उसमें गोल्ड फॉइल कितनी थिन ली होगी, लगभग माइक्रोमीटर्स में होगी, 2.1 × 10 की पावर -7 मीटर। ओके, नाउ वैसे तो मैं आपको ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स बता चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट चले गए। ये दर्शाता है कि एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है। ओके, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स छोटे एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट होने का कारण ये है कि अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं। उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई हैवी चीज चाहिए, जैसे कि हम अब बता रहे हैं कि न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में एक बहुत ही मैसिव और कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज चीज बैठी है, और उसका नाम क्या रखा हमने, न्यूक्लियस। उसके बाद बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 10 की पावर 4 ही हो गया, लगभग 9000 जो उसका ऑर्डर है, और उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो बिल्कुल ही वापस आ जाएगा या बहुत बड़े बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होगा। उसका कारण जरूर ये होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस की जो कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वजह से वो रेस्ट पे आया होगा और वो उल्टा वापस आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एक और ध्यान रखने वाली है कि जो एन थीटा है वो साइन की पावर 4 θ/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप क्या कहोगे, जितना ज्यादा एंगल होगा साइन थीटा जितना ज्यादा होगा उतना साइन θ/2 उतना ज्यादा होगा, और साइन θ/2 जितना ज्यादा होगा उसकी पावर 4 भी उतनी ज्यादा होगी, और एन थीटा उतना कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज्यादा एंगल उतने कम अल्फा पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में हमें आते हुए दिखेंगे। नाउ लेट अस कम टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये मान लो हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल आया और वापस चला गया।
ये अल्फा पार्टिकल आया और न्यूक्लियस से रिपेल होकर वापस चला गया। तो वो न्यूक्लियस से कितना क्लोज आ पाया, जैसे नाम है क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कितना पास से होकर चला गया, उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। When the distance between the alpha particle and the nucleus is equal to the distance of the closest approach, the alpha particle comes to rest। ठीक है, तो जब डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच वाला होता है तो अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता होगा। अब इस समय होता क्या, अगर हम इसके लिए इस समय होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है और वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से होकर वापस लौट के जा रहा है, तो जो ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल पास से होकर वापस लौट कर जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, आर नॉट। अब होता क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल अपने साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है, दैट इज लेट्स से हाफ एम यू स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड यू इज द वेलोसिटी विद विच द अल्फा पार्टिकल इज कमिंग, एंड जो आर नॉट है ये वो डिस्टेंस है जिसपे वो वापस चला गया। तो यहाँ पर आके इसकी जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल सिस्टम की। ये कुछ ऐसा ही है कि हमने एक बॉल को कुछ काइनेटिक एनर्जी देकर भेजा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल को हमने काइनेटिक एनर्जी भेजी, वो सारी की सारी आर नॉट डिस्टेंस पे आने के बाद, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आने के बाद क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल सिस्टम की। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हों, एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q1 और दूसरे का Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि फर्स्ट चार्ज पे कितना चार्ज, यहाँ पे एक तो हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अंदर मान लो Z प्रोटॉन्स है और हर एक प्रोटॉन पे E चार्ज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ZE इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। वेयर एज ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसमें मैंने बताया था कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है और इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें हम कहेंगे 2 into E एंड डिवाइड बाय R नॉट। तो यहाँ से आप R नॉट बहुत इजीली निकालेंगे, R नॉट ऊपर ले जाएं और हाफ एम यू स्क्वायर को डिवाइड में ले जाएं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर, where E is the charge on the proton and divide by kinetic energy of the alpha particle half m square। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई थिंक विद दिस इट इज क्लियर दैट व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इट। वेरी स्मॉल सिंपल डेरिवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपैक्ट पैरामीटर। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लौटकर वापस नहीं आते हैं, वो अपने एंगल से कुछ एंगल से मुड़ जाते हैं, तो जो उनका वेलोसिटी वेक्टर u का डायरेक्शन है और जो आप क्या कहेंगे, इस एंगल को थीटा कहेंगे, वो इतने एंगल से रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो न्यूक्लियस में से पैरेलल एक सेंट्रल लाइन जा रही है, उन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब ये हमें बताता है कि वो न्यूक्लियस के कितने पास से गुजर कर गया। So the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus, जब न्यूक्लियस से काफी दूर है तो उस समय जो उसका डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। विदाउट डेरिवेशन यू हैव टू कीप इट in your mind। B is equal to ZE square, where Z is the atomic number of the nucleus, E is the charge on the proton, cot theta by 2 4 pi epsilon naught half mu square। It is quite similar to the formula। ये जो फॉर्मूला है ये काफी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा ही है, आपको याद रखने में आसानी भी रहेगी। बस ऐसे लग रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में 2 हटा के cot थीटा बाई 2 डाल दिया है, बाकी तो सारा सेम ही है। नीचे हाफ एम स्क्वायर उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। एंड हियर वन शुड कीप इन माइंड, जैसे कई बार हम कुछ फॉर्मूला को अगर डिराइव नहीं करते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर हमारे पास इस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, B is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन हाफ mu स्क्वायर, इस फॉर्मूला से देखने से पता चल रहा है अगर B ज्यादा होगा तो cot थीटा बाई 2 भी ज्यादा होगा। और cot कब ज्यादा होता है, जब थीटा हमारे पास क्या होता है, कम होता है। cot बढ़ता है तो थीटा या थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 बढ़ेगा, या ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा। इसका मतलब अगर आप न्यूक्लियस वाली सेंट्रल लाइन से दूर से आ रहे हैं, अगर आपका ये डिस्टेंस B ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होगा। तो if greater is the value of B,
यू कैन से लेसर विल बी द डिफ्लेक्शन। आप न्यूक्लियस से जितना दूर से निकल कर जाएंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस उसको कम रिपेल करेगा और इसकी वजह से कम उसके रास्ते में डिफ्लेक्शन आएगी, यानी कि वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। अल्फा पार्टिकल्स यानी कि जो बहुत दूर जा रहे हैं उनको स्मॉलर डिफ्लेक्शन सहनी पड़ेंगे। और वही बात, अगर बी की वैल्यू हमारे पास कम है तो कॉट थीटा बाई 2 भी कम होगा और थीटा हमारे पास ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं, जिनका बी कम है, जिनका इंपैक्ट पैरामीटर कम है, उनको ज़्यादा डिफ्लेक्शन सहनी पड़ेंगी। और अगर बी 0 हो गया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। इसका मतलब वो अपना रास्ता पलट लेंगे बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम इस फॉर्मूला से समझ पा रहे हैं। नाउ लेट अस कम टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बिल्कुल बेस्ड है किसके ऊपर? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो उसका एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसको हम कई बार रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से ये प्रपोज किया था कि जो न्यूक्लियर एटम होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है। और आज भी इस बात को कहीं गलत नहीं प्रूफ किया गया। इट इज बिलीव दैट देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम एट द सेंटर विच इज वेरी हैवी। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स? जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, उससे जो कंक्लूजन आए थे कि भाई एटम ज्यादातर खाली है, वहीं से मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स बने हैं। तो रदरफोर्ड ने ये प्रपोज किया अपने मॉडल ऑफ एटम के अंदर दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ठीक है। एटम के अंदर बहुत ज्यादा जगह खाली होती है। तो अब उसी बात से हम ये कहते हैं कि एटम के दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो एटम का पार्ट वो होता है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियर पार्ट मतलब उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस जो बहुत हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट इज अदर देन न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियर पार्ट है वो बहुत ही छोटा, मैसिव या हैवी कह सकते हैं उसको, कंसंट्रेटेड और पॉजिटिवली चार्ज, और सारा का सारा एटम का मास इधर ही सपोज किया जाता है। और एटम का जो बाहर का हिस्सा है वो बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, लगभग 1 लाख टाइम छोटा है, और जो एटम का बाकी का हिस्सा, खाली हिस्सा है, वो बहुत बड़ा है। और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसे कई बार हम सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं एटम का। तो फर्स्ट पॉइंट, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियर और द न्यूक्लियस और द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। It is positively charged, massive और heavy. Almost all mass of the atom is supposed to be concentrated inside the nucleus. एटम का सारा भार उसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट हियर दैट कि सिमिलरली द प्लैनेट, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उस तरीके से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व करते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है। सो दिस इज द मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल ऑफ एटम में भी कुछ गलती थी, जैसे कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कैसे गलत हुआ? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल चलो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ मुड़ क्यों रहे थे? अगर मुड़ रहे थे तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नहीं हो सकता, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्लाउड की तरह फैला हुआ नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे कुछ मुड़े, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तभी न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं है, वो एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है। फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम जो देखेंगे कि इस मॉडल ऑफ एटम में क्या गड़बड़ी हुई, और जिसकी वजह से हमारे पास नया मॉडल, बोहर मॉडल, नील्स बोहर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था 1920s के अंदर, ये 1912 के अंदर आया था, और उसको हम बोहर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जो इसमें कुछ करेक्शन करके पता चलता है। तो हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन।